नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अभी हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि हिंदी के और जीएस के और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ नए तरीके के आने वाले हैं। वो तरीके कैसे हैं? जैसे आपने देखा कि पहले क्या होता था, जैसे ये एक पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इनमें से बता दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो ABCD ऑप्शन होते थे, उन्हीं में से किसी में टिक करना होता था। लेकिन हिंदी का और कंप्यूटर जीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अलग तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे? जो आपको समय ज़्यादा लेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। आप इनमें चारों में से पहले देखेंगे इनमें से कौन कौन सा पर्यायवाची है, उसके बाद में आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें टिक करेंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर हिंदी और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए एक लगातार सीरीज चलेगी। लगभग आपको 200-300 जितने सारे हो सकेंगे उतने प्रश्न मिलने वाले हैं। आज की क्लास छोटी रहेगी, कुछ प्रश्न मिलेंगे। अब जैसे ये पहला प्रश्न होगा तो इसके जो कुछ थ्योरी है, इसकी व्याख्या है, प्रश्न के बाद में आपको व्याख्या मिलेगी। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसका व्याख्या भी मिलेगा, तीसरी क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का भी व्याख्या मिलेगा। उसमें से बताया जाएगा कि एक क्वेश्चन में कैसे 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मिलेगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं या जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, उन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में भी लिख लें या आप वीडियो को सेव कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ये रही बात छोटी सी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, आते हैं हम लोग। कह रहा कामदेव का पर्यायवाची शब्द, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मनोभाव, अनंग, राधा रमण, विनायक। इनमें से कौन कौन सा होगा ये बताना है। तो देखिए, कामदेव का पर्यायवाची मनोभाव होता है और अनंग भी होता है। मनोभाव और अनंग भी होता है। राधा रमण आपका पर्यायवाची कामदेव का नहीं है। विनायक आपका पर्यायवाची कामदेव का नहीं है। तो विनायक किसका है? विनायक पर्यायवाची है गणेश का। और राधा रमण किसका है? कृष्ण का। किसका है? कृष्ण का। अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? मनोभाव और अनंग। इसका मतलब हमें ऑप्शन क्या मिलेंगे? ए और बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हुआ, जब अगर आपको सिर्फ ABCD ऑप्शन होते तो आप उस पर टिक करते और ओबलिंग करके निकल जाते, लेकिन आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए समय आपके पास ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब इसमें देख लेते हैं कि कामदेव के कुछ पर्यायवाची लिखे हुए हैं। जैसे मदन, जैसे मदन, ठीक कर देते हैं यहाँ पे। मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें से। ठीक है, पंचसारी, स्मर, मनसिज, मनमथ, यमन, काम, अनंग आदि। ठीक है, कुछ इसके अच्छी पर्यायवाची हैं, हम आपको लिख देते हैं। जैसे केतन, केतन बहुत अच्छी पर्यायवाची है, ये नोट करते चलें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केतन। कुसुमेश बहुत अच्छा है, बहुत पूछा जाता है। कुसुमेश, कुसुमेश। ठीक है, मनोज, मनोज, मदन, मनोज, मदन। कुसुम सर, कुसुम सर, कुसुम सर। मकरध्वज, मकरध्वज, मकरध्वज। ठीक है, रतिपति बहुत बहुत बार पूछा जाता है। रतिपति, रतिपति। मीन केतु बहुत पूछा गया है। मीन केतु,
ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हैं लिखी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको लिखा दी गई है। ठीक है। वैसे कृष्ण के पर्यायवाची राधा रमण, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, और इसकी एक जैसे इसकी और मुरारी, मुरारी, मुरारी पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है। मधुसूदन, मधुसूदन बहुत बार पूछी गई है। ठीक है। मधुसूदन, वासुदेव, आपको पता होगा वासुदेव कहते हैं कृष्ण जी को, मुरारी भी कहते हैं। कंसारी, कंस का वध करने वाले, कंसारी, कंसारी भी इसका पर्यायवाची है, कंसारी। ठीक है। कंसारी, बनवारी, बनवारी बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है। कन्हैया, गिरिधर, गिरिधर, मुरलीधर, नंदलाल, नंदनंदन, ये सारे किसके हैं? कृष्ण के पर्यायवाची हैं। सभी को नोट करते चलें क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। गणेश, विनायक पर्यायवाची गणेश, गणेश का है। एकदंत, वक्रतुंड, गजबदन, हेरंब बहुत बार पूछा जाता है, हेरंब, हेरंब। गिरिजा नंदन बहुत बार पूछा गया है, गिरिजा नंदन, गिरिजा नंदन। ठीक है। भवानी नंदन, भवानी, भवानी नंदन, भवानी नंदन। महाकाय, महाकाय। गौरी सुत, गौरी सुत, गौरी सुत भी किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का पर्यायवाची। किसका है? गणेश जी का पर्यायवाची। तो ये इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में। किस पे? दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय। तो WTO का मुख्यालय क्या हो जाएगा? जिनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा। WTO का मुख्यालय जिनेवा, WTO का मुख्यालय जिनेवा। इसमें देखिए हमने सारे लिख दिया है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। वैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। वैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा, मुख्यालय जिनेवा। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 2023 की थीम थी, क्या थी? सभी के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। ये किसकी थी? 7 अप्रैल को जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 2023 में, उसकी ये थीम थी, उसकी ये थीम थी। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखिए हो गए, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कारकों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है ए ऑप्शन। ऐसे देखिए हिंदी के प्रश्न आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, हिंदी के प्रश्न आपको ऐसे मिलने वाले हैं। अगर इसमें कहा होता कि कौन सा इसमें कारक नहीं है तो आप टिक करके निकल गए होते और आपका 1 नंबर सही हो गया होता। लेकिन ऑप्शन मिलेंगे ABCD, अब उनमें बताना है कि इनका क्रम बताना है। तो आपको सभी चीज़ें पता होंगी तभी इसमें आंसर लगा सकते हैं। तो यही हिंदी के बदला हुआ, यही नए पैटर्न के आधार पर ऐसे ही आपको हिंदी आने वाली है। करण, कर्म, कर्ता, संप्रदान, अपादान। तो कर्ता ने, आपने क्या? कर्ता ने कर्म को, तो सी के बाद बी आएगा, तो सी के बाद बी आएगा। देखिए ये ऑप्शन तो खत्म हो जाता है, सी के बाद बी आएगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो बचा क्या? एक ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बता। कर्ता ने कर्म को करण से, करण इसके बाद में कौन आएगा? करण आएगा। तो करण में क्या है? ए है, तो यहाँ पे तो इसमें ए है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगर आगे आते हैं, देखते हैं कि कारक की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसको कारक कहते हैं, वो कारक कहलाता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सीक्वेंस ये याद होना चाहिए, कर्ता ने, मतलब जैसे आपको कोई दे रखा है लाइन, उसमें ने आ जाए तो ने का अर्थ होता है कर्ता कारक, को मतलब कर्म कारक, करण मतलब ने या से के द्वारा, संप्रदान के लिए, या अलग संप्रदान मतलब दान। जैसे एक व्यक्ति ने किसी को कम्बल दिया, हमने आपको 100 रुपये दिया, तो ये क्या हुआ, कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। और अपादान से अलग होने के लिए होता है, देख करण में भी से आता है, लेकिन अपादान से किसके लिए होता है, अलग होने के लिए। पेड़ से पत्तियां गिरी, पेड़ से पत्तियां गिरी, तो पेड़ से क्या हुआ, पत्ती गिर गई। बेड से बालक गिर गया, तो बेड से बालक नीचे गिर गया, तो किससे अलग हुआ, बेड से अलग हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अधिकरण होता है में पर या के ऊपर, संबंध काकी के रारी रे, ऐसा कुछ आ जाएगा तो संबंध आ जाएगा। संबोधन, संबोधन आपको सबको पता है संबोधन कारक क्या होता है। तो ये कारक का क्वेश्चन भी हो गया, कारक के सारे भेद आपको पता हो गए, इससे ज्यादा कारक में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द बताएं। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द बताएं। तो अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे अनुकरण हो जाएगा, अनुगमन अनु उपसर्ग हो जाएगा, अनुकरण में अनु उपसर्ग हो जाएगा, अनुशीलन भी हो जाएगा, अनिकेत में अनि हो जाएगा, तो अनुसार भी हो जाएगा, अनिकेत आपका नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी ई, कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, जब किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाए और उस शब्द को एक सार्थक शब्द बना दे, तो वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। किसी शब्द के पहले आने वाला उपसर्ग होता है, और किसी शब्द के बाद में आने वाला उसको प्रत्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो किसी शब्द के पहले जुड़े तो उपसर्ग होता है, किसी शब्द के बाद में जुड़े तो उसको प्रत्यय कहते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इसका चेंज कर लेते हैं कलर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे प्रत्यय में हो जाएगा बतंगड़, तो बतंगड़ का प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा अंगड़, अंगड़। ठीक है, बतंगड़ का अंगड़। खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी का प्रत्यय क्या हो जाएगा, आड़ी। वैसे ही लुटेरा, लुटेरा क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय एरा, क्या हो जाएगा, एरा। ऐसे ही अगर एक भारतीय, भारतीय का क्या हो जाएगा, प्रत्यय ई। जैसे देवरानी, देव रानी, देवरानी, देवरानी का क्या हो जाएगा, आनी। ये क्या है, प्रत्यय। देखिए शब्द के बाद में जो आ रहा है वो उसको प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले आए उसको उपसर्ग कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, किसी शब्द के बाद में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल दे, उपसर्ग है। किसी शब्द के बाद में उसका लग जुड़ जाए तो उसका अर्थ बदल दे, तो वो होता है प्रत्यय, क्या होता है, वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये पहली क्लास है आपकी जीएस और हिंदी की। ठीक है, और हिंदी की एक स्पेशल क्लास चलेगी आपकी जीएस की। आपको एक अलग ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन जीएस में डिस्क्राइब से सर हमारे कुलदीप सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग और जीएस आपको वही सारी पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, बाकी जो भी व्याख्या होगी वो सर बताएंगे। ठीक है, तो कहना है सही कालक्रम में लगाएं। इन जो चीज़ ये लिखी है ABCD ऑप्शन में है, इनका सही कालक्रम बताना है। क्या बताना है, सही कालक्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन, DABC। क्या हो जाएगा, DABC। कैसे होगा, इनकी सारी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति बनी थी, कब बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, कब बनी थी, 1947 में, 29 अगस्त 1947। तो 46 के बाद आ गया 47। ठीक है, फिर संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। और प्रवृत्त कब किया गया था, मतलब लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
26 जनवरी 1950 के लागू किया गया था। इसकी संपूर्ण जानकारी देखो, हम आपको थोड़ा कोशिश करेंगे बताने की। अब अगर संविधान पढ़ेंगे तो संविधान की पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जो तथ्य हैं, छोटे छोटे तथ्य हैं, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, कब आया था? तो वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। ये विचार, संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। किसने? एम.एन. रॉय ने रखा था। अब कैबिनेट मिशन की बैठक होती है, तो बैठक में प्रथम बैठक जब हुई, कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसके कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। 9 दिसंबर 1946 को हुई। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पहली बैठक के 2 दिन बाद, 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या बन गए? स्थायी अध्यक्ष बन गए। स्थायी अध्यक्ष बन गए। ठीक है। 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कौन कौन से थे? H.C. मुखर्जी। दूसरे कौन थे? V.T. कृष्णामचारी। ठीक है। तो ये तो था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। जो 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद कहते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर को। ये भी डेट पूछी जाती है। कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, ये भी पूछी जाती है। स्थायी अध्यक्ष थे। कब पूछ लेता है कि जो उसको स्थायी अध्यक्ष जब चुना गया था तो 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। कौन कौन से थे? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामचारी। कौन थे? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामचारी। ठीक है। उसके बाद में एक प्रारूप समिति पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में कि प्रारूप समिति कब आई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको जानकारी भी इसकी मिलनी चाहिए। ठीक है। इसकी जानकारी हो गई, आप नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं किए तो बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। तो हम कुछ प्रारूप समिति के बारे में आपको जानकारी देंगे। जिसको पता है वो तो ठीक है, उसको याद होगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। जिसको नहीं पता है वो अपनी नोटबुक में लिख ले। क्या लिखना है हमें? लिखना क्या है? प्रारूप समिति जब बनी थी तब क्या था? उसके अध्यक्ष चुने गए थे भीमराव अंबेडकर जी को। उनके साथ में 6 और सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके साथ में 6 सदस्य चुने गए थे। कौन कौन से? पहला नंबर था एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है।
दूसरा अल्लादी कृष्णा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। तीसरे थे के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये सभी पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है। चौथे थे सैयद, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सादुल्लाह तो कौन, 3 4। ठीक है। पांचवें थे एन माधव राव, एन माधव राव, इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी, बीएल मित्र की जगह ली थी। तो पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है एन माधव राव किसकी जगह में आए थे, बीएल मित्र की जगह में आए थे। ठीक है। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, तो किसको बनाया गया था सदस्य, एन माधव राव को बनाया गया था। छठवें कौन थे, टी टी कृष्णाम चारी। ठीक है। इन्हें डीपी खेतान की जगह ली थी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह में सदस्य किसको बनाया गया था, टीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। तो प्रारूप समिति जो थी भीमराव अम्बेडकर की जो अध्यक्ष थे, उनके साथ में 6 और सदस्य थे। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे, तो कितने थे, 7 थे, अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य भी थे। ठीक है। अब आते हैं बात, संविधान अंगीकृत कब किया गया, संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। और लेकिन संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी कितनी थी, 15 थी। पेपर पूछा गया है ये, संविधान सभा में कितनी कुल महिला सदस्य थी, तो कितनी थी, 15 थी। ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। संविधान सभा में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। सब जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट भी करते जाएं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा समय, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है। कुल कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी। कुल कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी। और पहले आम चुनाव बहुत पूछा जाता है, पहले, अब चुनाव इस समय हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में, 1951-52 में पहला चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में। कभी कभी पूछ लेता है इसमें कुल खर्चा कितना आया था, तो 64 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया था। कब आया था, 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, चलिए छोड़ दीजिए कि ये क्वेश्चन ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके लिए पास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, 2-3 पॉइंट हम आपको और बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है ये बता देता हूँ। ठीक है। इसको रफ करने के बाद 2-4 क्वेश्चन आप, मैं जो लिखूँ वो तो नोट करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है। हो सकता है मैं वो ना लिखूँ लेकिन मैं वो बोल जाऊँ। ठीक है। जैसे कि कानूनी सलाहकार कौन थे, संविधान सभा में कानूनी सलाहकार कौन थे, कानूनी सलाहकार BN राव कौन थे, कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार
कौन थे? बहुत पूछा जाता है, BN राव। कौन थे? BN राव जी थे। कौन थे? BN राव जी थे। सचिव कौन थे? HVR अयंगर थे। कौन थे? HVR अयंगर थे। प्रमुख सुलेखकार कौन थे? प्रमुख सुलेखकार कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो और ये भी पूछा कभी, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये रहा। आप देखिए, आपको क्वेश्चन तो 5 मिले, लेकिन इसमें से कम से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिले होंगे। अगर मैं एक एक चीज़ पॉइंट वाइज पॉइंट लिखता तो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन इसमें बन जाते। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर एक एक वही ना, हिंदी में जैसे आपने देखा कि ABCDE ऑप्शन है, उनमें से देखना है कौन कौन सा सही है। अगर वैसे आपको सारी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप उस पर टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यही अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं इससे भी अच्छा अगला वीडियो जो होगा, इससे भी अच्छा आपके लिए अगला वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।